Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected class of chemistry 10th grade. I am your chemistry teacher मोहम्मद इद्रीस ऑन स्क्रीन। आज का जो लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 4, इसका लास्ट टॉपिक है, आपके साथ डिस्कस करना है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। लास्ट टाइम हमने फ्यूल सेल का जो इंट्रोडक्शन था, उसके डायग्राम, उसके जो एनोड और कैथोड के ऊपर जो रिएक्शंस थे वो हमने डिस्कस किए। आज जो उसका लास्ट है कि क्वेश्चन पेपर में आता है कि आप इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप लिखेंगे, इसको पॉइंट्स में हम लिखेंगे और उसके साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल्स, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि फ्यूल सेल के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं। तो पहला जो है कि ये एफिशिएंट सेल है। एफिशिएंट कैसे होगा? एफिशिएंट सेल, एफिशिएंट हम कैसे कह सकते हैं कि इसकी एफिशिएंसी हम जो नॉर्मल गैसोलीन सेल होता है उससे ज़्यादा क्यों होती है कि इसमें जो फ्यूल यूज़ करते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उससे वाटर बनता है, डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी हमें ऑब्टेन होती है। तो ये क्या करता है? इट कन्वर्ट्स डायरेक्टली फ्यूल्स। अब फ्यूल कौन से हो सकते हैं? यहाँ पे हम कौन सा यूज़ करेंगे? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ से जनरेट क्या होगा? मॉइस्चर, वाटर एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। यहाँ से साथ में क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। ठीक है, इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करते हैं इस इक्वेशन को, तो आप दोनों साइडों पे देखेंगे कि यहाँ पे अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे हाइड्रोजन के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? बैलेंस्ड हो जाएगी। तो ये यहाँ पे फ्यूल जो है इन दिस केस वो क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे। इस रिएक्शन को हम नाम क्या दे सकते हैं कि दिस इज़ कंबस्चन रिएक्शन। कंबस्चन मीन के बर्निंग प्रोसेस होता है। इसमें जो नॉर्मल गैसोलीन इंजन होता है उसमें पेट्रोल को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, लेकिन इस केस में जो फ्यूल है वो क्या यूज़ हो रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये इसकी एफिशिएंसी है कि सारे का सारा फ्यूल डायरेक्टली वो किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, हीट के अंदर। जो पॉइंट नंबर 2 है उसको हम कैसे लिखेंगे? पॉइंट नंबर 2 है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैसे होगा? कि इसको इन्वायरमेंट में कम से कम हार्मफुल एमिशन करना चाहिए। हार्मफुल एमिशन का मतलब है कि हवा के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर जो गैसेस हैं वो हार्मफुल कम से कम हो। लेकिन इस केस में कोई भी गैस जो कि हार्मफुल होती है वो इन्वायरमेंट होती ही नहीं है। कि हमारे पास जो आप देख लें कि प्रोडक्ट के अंदर वाटर एज अ मॉइस्चर गैशियस फॉर्म में यहाँ पे ऑब्टेन होता है। कोई भी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के कोई ऑक्साइड या सल्फ़र के कोई ऑक्साइड इन दिस केस एमिशन नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इसको अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो इट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली। इन्वायरमेंट फ्रेंडली का क्या मतलब होगा वो भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिकॉज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि देयर इज़ ज़ीरो एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस। ठीक है, तो ज़ीरो एमिशन का क्या मतलब होगा? कि इस केस में कोई भी हार्मफुल गैस है जो कि हवा के अंदर एमिट नहीं हो रही, एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस। अब वो हार्मफुल गैसेस कौन सी हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन के कोई ऑक्साइड्स हैं या सल्फ़र के कोई ऑक्साइड्स हैं, ये सारे के सारे हार्मफुल होते हैं। अगर ये एनवायरनमेंट में चले जाते हैं तो पोल्यूशन काज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं नंबर 3 की तरफ कि इसके यूजेस क्या हो सकते हैं, कि कहाँ कहाँ ये यूज़ हो सकता है। इसके वर्सटाइल यूजेस हैं, मीन के मुख्तलिफ़ जगहों पे ये यूज़ हो सकता है।
तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कहाँ कहाँ ये यूज़ हो सकता है? आप उसको डोमेस्टिक लेवल में भी यूज़ कर सकते हैं घरों के अंदर। बी, इंडस्ट्रीज़ में भी ये फ्यूल सेल यूज़ हो सकता है। और सी जो है, बड़े बड़े पावर प्लांट्स के अंदर भी ये फ्यूल सेल यूज़ हो सकता है। तो डिफरेंट इसके यूजेस हैं कि एक जगह पे या किसी एक ख़ास पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। उसके बाद अगर इसका जो देखते हैं, एक और है कि लो मेंटेनेंस कॉस्ट। पॉइंट नंबर 4, लो मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है कि इसके ऊपर जो आपके अखराजात हैं वो कम से कम होते हैं। लो मेंटेनेंस कॉस्ट, इसको आप कैसे देख सकते हैं कि क्या इसके ऊपर कोई मेंटेनेंस कॉस्ट हो सकती है? अगर आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है तो क्या उसको आप डेली यूज़ कर सकते हैं? तो वो आपके डिसएडवांटेज में जा सकता है। तो हम लिखेंगे कि इसके जो मूविंग पार्ट्स हैं, यहाँ पे हम लेस लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं कि देयर इज़ नो मूविंग पार्ट ऑफ दिस सेल। देयर इज़ नो मूविंग पार्ट ऑफ दिस सेल। मूविंग पार्ट्स ऑफ दिस सेल। ठीक है, अगर मूविंग पार्ट नहीं है, कोई हमारे पास गियर्स नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, तो उसके इसमें क्या होगा कि फ्रिक्शन या इस तरह की चीज़ें बहुत कम होंगी। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो उसके इसमें आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी या कोई इस तरह की चीज़ आपकी ख़राब नहीं हो रही। जस्ट क्या कर रहे हैं कि आप इसको फ्यूल दे रहे हैं और इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होकर आपको क्या मिल रहा है, एज अ प्रोडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो क्या होगा, देयर विल बी लेस मेंटेनेंस कॉस्ट। एक लास्ट पे हम देखेंगे, इसका जो लास्ट पार्ट है, पांचवा, उसको आप कैसे देख सकते हैं कि डिपेंडेंसी ऑन फॉसल फ्यूल्स। क्या ये डिपेंड कर रहा है फॉसल फ्यूल्स के ऊपर? डिपेंडेंसी ऑन फॉसल फ्यूल्स। अब फॉसल फ्यूल्स कौन से होते हैं? जैसे आप पेट्रोल है, गैसोलीन है, कोयला है, मीथेन गैस है, ये सारे के सारे फॉसल फ्यूल्स हैं जो कि हम एनिमल रिमेन से ऑब्टेन कर रहे होते हैं। इनको हम क्या कहेंगे? फॉसल फ्यूल्स। अब जो मैंने पहले कहा था कि जो फ्यूल सेल है, इसमें हम दो ही फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, जो हम कहाँ से ऑब्टेन कर रहे होते हैं? फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब आप वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे तो उससे हमारे पास दो गैसें ऑब्टेन होंगी, एक तो हाइड्रोजन होगी और दूसरी ऑक्सीजन होगी। और यही दो गैसें एज अ फ्यूल यहाँ पे हम फ्यूल सेल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी डिपेंडेंसी फॉसल फ्यूल्स के ऊपर ज़ीरो है, या बहुत कम, ज़ीरो कहेंगे तो बेहतर रहेगा। तो इसको अगर हम लिखते हैं कि इसका फ्यूल्स क्या है, फ्यूल इज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। So, no dependency on fossil fuels. ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसको देखते हैं कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे वाटर को ब्रेक डाउन करेंगे, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी। और जो वाटर है इसको हम दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। ये क्या है? रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं कि फ्यूल सेल की जो डिपेंडेंसी है वो किस पे है? रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर है, फॉसल फ्यूल्स के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। अगर हम गैसोलीन इंजन को देखें तो उसकी प्रॉपर जो 100% डिपेंडेंसी होती है वो किसके ऊपर है? पेट्रोल या गैसोलीन के ऊपर होती है। तो ये 5 यहाँ पे हमने एडवांटेजेस लिखे हैं। इसको अगर हम समराइज़ करते हैं तो सबसे पहला जो है, ये एफिशिएंट सेल था कि ये आपको जो फ्यूल है उसको डायरेक्टली कन्वर्ट करता है। यहाँ पर जो फ्यूल डिसिपेशन है, फ्यूल को ज़ाया नहीं करेगा, आपको मैक्सिमम आउटपुट देगा। उसके बाद जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, पॉइंट नंबर 2 के यहाँ पे कुछ हार्मफुल गैसेस इन्वायरमेंट में नहीं जाएंगी। सारे के सारे जो हमारे पास गैसेस हैं वो आपस में मिक्स हो के क्या आपको जनरेट करेंगी? वाटर, और साथ से आपको हीट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी।
यूजेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं, डोमेस्टिक लेवल पे हो सकता है, इंडस्ट्रीज़ में हो सकता है और पावर प्लांट के अंदर हो सकता है। लास्ट पे लो मेंटेनेंस कॉस्ट, कि इसमें जो मूविंग पार्ट है वो कम से कम है, कि टूट फूट नहीं होगी तो उसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम से कम आएगी। लास्ट पे क्या ये जो सेल है आपका फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड कर सकता है, पेट्रोल या इस तरह की चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो ये हरगिज़ ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास फ्यूल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब हम इसके जाते हैं नेक्स्ट में, जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो हम ज़रा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे पहला मैं पॉइंट लिखूँगा यहाँ पे कि डिसएडवांटेजेस में पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है कि यहाँ पे जो हम हाइड्रोजन गैस यूज़ करते हैं वो हाईली इनफ्लेमेबल होती है, वो जल्दी से आग को, फायर को कैच करती है। तो इसमें हाइड्रोजन को कंटेन करना, किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना वो ख़तरनाक हो सकता है, कि रास्ते में अगर किसी हाइड्रोजन गैस को आग पकड़ लेती है तो ब्लास्ट हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि इन दिस केस हाइड्रोजन which is used as a fuel, which is used as a fuel is highly inflammable. And oxygen is also help during combustion. Oxygen also help during combustion. अब इससे होगा क्या, अगर ये हाइड्रोजन बजाते खुद जल रही है और ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग में हेल्प आउट कर रही है, तो इसका नुकसान क्या होगा कि इट इज़ प्रिकॉशनरी measurements are needed अब इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, इट इज़ नॉट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजीली, या इसको अगर हम लिखते हैं इट कैन नॉट, तो बेहतर रहेगा इट कैन नॉट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजीली। ठीक है, एक पॉइंट आपका ये आ गया। दूसरा क्या है कि जो हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का मैंने अभी आपको बताया है कि इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। जब भी आप किसी मालिक्यूल को विद द हेल्प ऑफ लाइट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन करते हैं तो इसको हम किस प्रोसेस के अंदर ले रहे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। लेकिन वाटर का जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसको हम ईज़िली कंडक्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या, हम दूसरा डिसएडवांटेजेस क्या है इसका, कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब क्या है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज़ एक्सपेंसिव टू ऑब्टेन। अब इसमें हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, टू ऑब्टेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये इजीली हम इसको कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें बजट रिक्वायर्ड होता है। तो ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है जिससे हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को ऑब्टेन करते हैं। तो ये दो इसके इतने ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन उसके बरक्स इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। तो इस फ्यूल सेल को ओवर गैसोलीन सेल हम क्या करते हैं, रेकमेंड करते हैं। तो ये पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो भी हम ज़रा डिस्कस करते हैं। कि अब नेक्स्ट जो हम लिखते हैं कि FBISC क्वेश्चन क्या हो सकता है, उसको भी हम ज़रा चेक करेंगे कि राइट डाउन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ
ऑफ फ्यूल सेल। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में ये रिपीट हो चुका है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। कम से कम आप ये पॉइंट्स के अंदर लिखेंगे, हेडिंग्स आप याद रखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन याद रहेगा। अब ज़रा हम जाएंगे क्वेश्चन की तरफ। जो हमने नेक्स्ट टॉपिक लिखा था एक्सरसाइज के MCQs की तरफ हम मूव करेंगे। आपका जो 4th चैप्टर था, जो कि आपका चैप्टर के जितने टॉपिक्स हैं वो यहाँ तक क्लोज हो चुके हैं। अब ज़रा हम मूव करेंगे एक्सरसाइज के MCQs की तरफ। तो यहाँ पे जो अभी हमने चीज़ डिस्कस की है, दिस इज़ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। आपके सामने ये पैराग्राफ मौजूद है। अब ज़रा हम मूव करते हैं जो आज के MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहले मैं ज़रा इसको रीड करता हूँ, फिर वन बाय वन हम इसको मार्क करेंगे। अच्छा, पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल क्या होता था, जिसमें हम 2 हाफ सेल यूज़ करते थे और इसमें क्या होता था कि इलेक्ट्रोड यूज़ होते थे, दोनों मेटल के इलेक्ट्रोड होते थे, और एक के केस में एनोड जिसमें ऑक्सीडेशन होती थी और दूसरे केस में कैथोड होता था, यहाँ पे रिडक्शन होगी। तो यहाँ पे हम पहला बताएंगे कि विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द गैल्वेनिक सेल, कैटाइंस आर रिड्यूस एट कैथोड। अब जो कैटाइंस हैं, क्या वो कैथोड के ऊपर रिड्यूस हो सकते हैं? तो ठीक है कि पॉजिटिव चार्जेस कहाँ मूव करते हैं, नेगेटिव की तरफ। एनाइंस आर ऑक्सीडाइज एट एनोड, ये बात भी ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है क्या वो कैथोड से एनोड की तरफ हो सकता है? तो ये बात यहाँ पे ट्रू नहीं है, ये ठीक नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स का हमेशा फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, एनोड से कैथोड की तरफ होगा। तो यहाँ पे हमने वो पॉइंट मार्क करना है जो कि करेक्ट नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द डैनियल सेल। डैनियल सेल और जो गैल्वेनिक सेल है, ये बेसिकली दोनों सेम सेल हैं, और ये स्पॉन्टेनियस सेल होता है जिसमें हम क्या करते हैं, केमिकल को यूज़ करके उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, हाफ सेल ऑफ एक्टिव मेटल एक्ट एज एनोड। ये बात ठीक है कि जो एक्टिव मेटल होता है वो एनोड के तौर पे काम करेगा। हाफ सेल contain an element in contact with its ions in aqueous solution, ये भी बात ठीक है कि अगर हम कोई इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे होते हैं तो उसको हम डिप करेंगे उसके 1 मोलर सोल्यूशन के अंदर। जैसे हम जिंक है तो इसको 1 मोलर जिंक सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर डिप करेंगे। तो ये बात इसने बिल्कुल ठीक लिखी है। अ साल्ट ब्रिज कनेक्ट्स टू हाफ सेल, एक साल्ट ब्रिज है जो कि 2 हाफ सेल्स को कनेक्ट कर रहा होता है, ये बात भी ठीक है। A spontaneous oxidation reduction reaction generates electricity, एक spontaneous reaction है जो कि जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। एक चीज़ यहाँ पे जो पहली है उसमें थोड़ा सा है कि हाफ सेल ऑफ एन एक्टिव मेटल एक्ट एज कैथोड। यहाँ पे जो बात है कि एनोड जो होगा वो किस चीज़ का होगा, एक्टिव मेटल का होगा। ये मैंने बात यहाँ पे दोबारा सुन लें कि एनोड जो है वो एक्टिव मेटल का होगा, और ये जल्दी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम जिंक और कॉपर को कंपेयर करते हैं तो जिंक और कॉपर में जो एक्टिव मेटल है वो कौन सा होगा, जिंक होगा। ये क्या करेगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और ये किस फॉर्म में चला जाएगा, ऑक्सीडेशन की फॉर्म में। और कॉपर जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर 0 के अंदर। यहाँ पे रिडक्शन हो रही है तो ये किस फॉर्म में चला जाएगा, कैथोड की फॉर्म में। तो जो पहला पॉइंट है इसको ज़रा दोबारा देखें, हाफ सेल ऑफ एक्टिव मेटल एक्ट एज कैथोड, ये क्या होना चाहिए था यहाँ पे, एनोड। अगर एक्टिव मेटल के साथ यहाँ पे एनोड लिख दिया जाए तो ये बात ट्रू हो जाएगी, लेकिन हमने यहाँ पे पॉइंट आउट किसको करना है, जो कि ट्रू नहीं होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व एन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। अब रिफाइनिंग ऑफ कॉपर भी इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम फ्रॉम NaCl, ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ स्टील, ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर होगा। अब क्या है कि रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय रिड्यूसिंग एजेंट, ये जो है ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर नहीं होगा, तो इसको हमने इन्वॉल्व करना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस नहीं होगा। उसके बाद गैल्वेनाइजिंग इज़, जो गैल्वेनाइजिंग है इसको हम किसके साथ रिलेट करते हैं, कोटिंग विद जिंक के साथ, इसको आप लिखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नेल्सन सेल, सोडियम मेटल इज प्रोड्यूस एट एनोड। उसके बाद क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस एट कैथोड एनोड, सॉरी क्लोरीन गैस जो है वो किस पे बनाई जाती है, एनोड के ऊपर। इसका रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं कि अगर क्लोरीन गैस है Cl माइनस की फॉर्म में तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद Cl में जाएगा। अब जो क्लोरीन है वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, तो दो क्लोरीन जब आपस में मिलेंगे तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, मॉलिक्यूलर क्लोरीन की फॉर्म में। जब इस इक्वेशन को आप बैलेंस करें कि दोनों साइडों पे आप क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन को मल्टीपल कर देंगे दो के साथ। तो नेल्सन सेल बेसिकली आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेल्सन सेल क्या होता है, कि नेल्सन सेल में बेसिकली हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्राइन। ब्राइन कौन सा सोल्यूशन होता है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl, जिसको हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। अच्छा, उसके बाद है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन वॉल्स। इलेक्ट्रोप्लेट क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइसिस हम किसी एक मेटल का सरफेस किसी दूसरी मेटल के ऊपर डिपॉजिट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे यूजिंग एन इलेक्ट्रोलाइट ऑक्सीडाइज अ मेटल, कोटिंग अ मेटल ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर ऑफ मेटल थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सेकंड ऑप्शन होगा कि किसी एक मेटल का सरफेस किसी दूसरे मेटल के ऊपर कोट कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बाद है कि इन अ वोल्टिक सेल द साल्ट ब्रिज सर्व्स द फंक्शन ऑफ। अब साल्ट ब्रिज बेसिकली जैसे हमारे पास एक हाफ सेल है, ये दूसरा हाफ सेल है, ये क्या करता है, यहाँ पे एक आपको यू शेप में एक ट्यूब नज़र आ रही होती है जिसको हम क्या कहते हैं, साल्ट ब्रिज कहते हैं। इसका काम क्या होता है, बेसिकली ये दो सेल्स के दरमियान एक तो कनेक्शन करता है और चार्जेस को बैलेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि ना वोल्टेज सेल द साल्ट ब्रिज सर्व्स द फंक्शन ऑफ प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फ्लोइंग इन द एक्सटर्नल सर्किट। क्या ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सटर्नल सर्किट में जाने से रोकेगा। मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बाय अलाउइंग आइंस मूवमेंट, ये ऑप्शन हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये दो हाफ सेल्स के दरमियान जो चार्जेस हैं उनको बैलेंस करता है। ठीक है, चार्जेस को कैसे बैलेंस करेगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मीन्स कि दो हाफ सेल्स के दरमियान जो चार्जेस हैं उनको बैलेंस करने के लिए अगर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे तो एक साइड पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो जाते हैं और साल्ट ब्रिज आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो सारे का सारा चार्ज एक्यूमुलेशन एक साइड पे हो जाएगा और सेल जो है वो कोलैप्स कर सकता है। इसको बैलेंस करने के लिए फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक साल्ट ब्रिज यूज़ करेंगे। इस साल्ट ब्रिज के अंदर आयनिक साल्ट की जेल होती है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है तो इस साइड पे नेगेटिव चार्जेस मूव करेंगे ताकि चार्जेस जो हैं वो बैलेंस हो जाएं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है इफ़ द वोल्टेज डेटा शो ए हैज़ अ हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ए जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है और बी जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। इसमें से अगर आप देखें जिसका ज़्यादा होता है वो किस तरफ जाएगा, कैथोड बनेगा और उसके ऊपर क्या होगी, रिडक्शन होगी। ठीक है, और जिसका जो रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के टॉप के ऊपर मौजूद होते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी और उसको हम क्या कंसिडर करेंगे कि वो क्या होगा, एनोड होगा। अब ज़रा ऑप्शंस की तरफ आते हैं। इसने क्या दिया है कि मेटल ए इज़ मोर रिएक्टिव। अब मेटल ए मोर रिएक्टिव नहीं है, लीस्ट रिएक्टिव है क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो लीस्ट होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो रिएक्टिव होगा। तो पहला पॉइंट आपने छोड़ देना है। दूसरे में जाएंगे तो मेटल बी इज़ मोर रिएक्टिव देन ए। ये हो सकता है कि मेटल बी जो है उसका पोटेंशियल कम है, तो इस रिएक्टिव का मतलब क्या है कि वो ए से जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। कंपेयर करें अगर ए और बी को तो जो बी है वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। इसको हम किस सेंस में लेंगे कि वो मोर रिएक्टिव है ए से। उसके बाद देखें नीचे जो तीसरा पॉइंट है, मेटल ए एंड बी हैव द सेम रिएक्टिविटी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इन दोनों की रिएक्टिविटी सेम हो जाए। मेटल ए इज़ लेस लाइकली टू गेन इलेक्ट्रॉन्स दैन मेटल बी। क्या ए जो है वो गेन नहीं करेगा, एक अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन गेन करने चाहिए।
ठीक है, तो ये था आपका MCQs पोर्शन। तो यहाँ से हम जो मैंने थर्ड पोर्शन लिखा था जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से था, तो शॉर्ट क्वेश्चन को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर था आपका, उसमें हमने आज जो चीज़ें पढ़ी हैं, स्टार्ट कहाँ से लिया था, चैप्टर नंबर 4 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। इसके साथ हमने जो फ्यूल सेल के एडवांटेजेस हमने डिस्कस किए, 5 एडवांटेजेस हमने लिखे। उसके साथ जो है 2 हमने इसके डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस किए, और लास्ट में हमने क्वेश्चन को भी देखा कि क्वेश्चन क्या हो सकता है। और आज का जो आखिरी टॉपिक था वो MCQs थे चैप्टर नंबर 4 के। तो अभी मैं अब तमाम बच्चों से इजाज़त चाहूँगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है रिलेटेड टू चैप्टर एक्सरसाइज या किसी भी तरह का, तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।